हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो जैसा आप सभी को पता है कि नाइपर जे 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डेट्स एंड सारी चीज़ें रिलीज हो चुकी है। मैं थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से इस पर वीडियो नहीं बना पाया। बट आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आप स्किप करो। उससे पहले मैं बता दूं कि केवल ऐसा नहीं कि हम केवल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक कंप्लीट मास्टर प्लान देने वाला हूँ एज पर न्यू सिलेबस। लाइक अभी आपको पता है कि नॉन फार्मा का कंटेंट बढ़ गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट मास्टर प्लान होने वाला है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ जो अपकमिंग सीरीज हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, सो दैट आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में उसके रिगार्डिंग सजेशंस देना, सो दैट फिर हम उसको आगे प्रोसीड कर सके। तो वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखना, इसके बाद आपके माइंड में 1% का भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग द नाइट पर प्रिपरेशन। ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको कोई भी एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज फटाफट से अभी हमें नाइपर मोहाली की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आपको पता है इस बार का भी जो आपका नाइपर का एग्जाम है वो नाइपर मोहाली ही कंडक्ट करवाने वाला है। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ये आपका मास्टर्स का आ जाएगा, ये पीएचडी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक आ जाएगी। तो सबसे पहले आप जैसे ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मास्टर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है जो डाउनलोड कर लोगे, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे रहा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, नाइपर ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज नाइपर जे एग्जामिनेशन 2026। और यहाँ पे हम देखेंगे तो आप यहाँ पे आओगे तो डिस्क्लेमर एंड बाकी सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी है। फिर अगर हम यहाँ पे टीओसी देख लें, टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सारे नाइपर्स के बारे में मेंशन किया, लाइक नाइपर अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, बाकी। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी है, सीट अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीजें। तो हम फटाफट से वन बाय वन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पूरे इस ब्रोशर के बारे में बता देता हूँ। देखो, बाकी सभी नाइपर्स की जो सीट्स है और बाकी सारी चीजें वो इन्होंने मेंशन कर रखी है। सीट्स तो नहीं मेंशन करी है, बट क्या एरिया है रिसर्च का वो सारी चीज़ें मेंशन करी, तो वो आप इसको डिटेल में देख सकते हो। हम यहाँ से बात करेंगे जो हमारे काम की चीज़ है अभी। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए इन्होंने जो चीज़ें मेंशन करी हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी, अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री देख रहे हो तो उसमें बी फॉर्म और एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिजिबल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए बी फॉर्म, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रेडिशनल मेडिसिन बी फॉर्म, बीएमएस वाले भी एलिजिबल है, और एमएससी इन बॉटनी अगर जिसका है वो भी एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं केवल आप बी फॉर्म वाले एलिजिबल हो, बाकी और डिसिप्लिन जो है वो भी एलिजिबल है, उनको आप ध्यान में देख सकते हो। एनालिसिस की बात करें तो बी फॉर्म, देन एमएससी ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी एलिजिबल है। फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बी फॉर्म वाले एलिजिबल है, बीवीएससी एलिजिबल है, एमबीबीएस वाले एलिजिबल है, एमएससी इन फार्माकोलॉजी जो है वो भी एलिजिबल है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के लिए बी फॉर्म हो गया, बीबीएससी हो गया, जैसे आपका वेटनरी साइंसेस वाले जो है एमएससी इन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, कहीं के भी हो तो आपको एलिजिबल है, और साथ में एमबीबीएस वाले तो एलिजिबल है। फार्मास्यूटिक्स के लिए बी फॉर्म एलिजिबल है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बी फॉर्म तो एलिजिबल है। इसके अलावा बीटेक आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन ऑर्गेनिक, फिजिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी एलिजिबल है। रेगुलेटरी साइंसेस के लिए सेम एलिजिबिलिटी। तो ऐसे आप पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एम फॉर्म कोर्सेज की तो पीटीएफ एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च केवल बी फॉर्म, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट दैट इज फार्मा एमबीए, उसके लिए आपका बी फॉर्म, बीटेक वाले भी एलिजिबल है। उसके बाद आप बात करेंगे तो एमटेक प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स है वो अभी इन्होंने डिस्प्ले नहीं करी है, वो इन्होंने बोला है कि काउंसलिंग से पहले डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी इन्होंने बताया कि कौन सी ब्रांचेस कौन से नाइपर्स में है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी नाइपर्स में कौन सी ब्रांचेस है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री तो आपका हाजीपुर को छोड़ के हर जगह पे आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको देखें तो आप गुवाहाटी और हाजीपुर, साथ में रायबरेली, इन तीन जगह पे आपको नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा, बाकी हर जगह आपको नेचुरल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल मोहाली में है। उसके अलावा अगर आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तो आपको सभी नाइपर्स में देखने को मिलेगा, फार्माकोलॉजी सभी नाइपर्स में देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको केवल और केवल दो नाइपर में देखने को मिलता है, एक रायबरेली, दूसरा मोहाली। फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो ये हर जगह अवेलेबल है। फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, हैदराबाद में मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा और मोहाली में मिलेगा। रेगुलेटरी अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल आपको रायबरेली में मिलने वाला है। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये केवल और केवल हाजीपुर में मिलने वाला है। ये नए कोर्सेज जो हैं जो अभी स्टार्ट किए गए हैं। फिर अगर हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन दैट इज पीटीएफ की बात करेंगे तो ये आपको गुवाहाटी में मिलेगा, उसके बाद आपको मोहाली में मिलेगा। फार्मेसी प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको गुवाहाटी में मिलेगा, हाजीपुर में मिलेगा और आपको मिलेगा कहाँ पे, मोहाली में। क्लिनिकल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल आपको मिलेगा मोहाली में। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमटेक कोर्सेज की, तो आपका एमटेक अगर आप बायोटेक्नोलॉजी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और अगर आप एमटेक इन मेडिकल डिवाइस उससे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी दैट इज पीटीपीसी की बात करते हो तो ये आपको केवल हैदराबाद और मोहाली में देखने को मिलेगा। मेडिकल डिवाइसेज अगर हम बात करेंगे तो आपको हाजीपुर और रायबरेली छोड़ के हर जगह पर देखने को मिलेगा। और बायोफार्मास्यूटिक्स एमटेक इन बायोफार्मास्यूटिकल्स ये यहाँ पे इस बार नया, एक टाइम पे इस कोर्स को इन्होंने बंद कर रखा था, ठीक है। लाइक हमारे अगर हम बात करें तो 2023 की जो बैच थी उस टाइम पे एमटेक था बायोफार्मास्यूटिक्स में, उसके बाद इस स्टॉप हुआ था। अभी यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ है एमटेक इन बायोफार्मास्यूटिकल्स। हर नाइपर में आपको देखने को मिलेगा, सभी के सभी नाइपर में ये कोर्स आपको यहाँ पे न्यू कोर्स के रूप में आपको देखने को मिल रहा है एमटेक इन बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सीट जो है वो बढ़ने वाली है। अब देखो वहाँ पे हमने देखा, अब कुछ ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे आपको स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलेगा। यस, बिल्कुल सही बात आपने सुनी कि लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि आपको ये तो पता है कि एमबीए में स्टाइपेंड नहीं मिलती है, इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप उन कोर्सेज को प्रेफर कर रहे हो तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्ट किया एमएस फार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज, जो कि यहाँ पे मोहाली में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मोहाली मेंशन किया है इन्होंने, जो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलेगी। देन अगर हम बात करते हैं एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस, आप देखो मोहाली में भी मेडिकल डिवाइसेस एमटेक है बट वहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलती है। बट अगर रायबरेली की बात करोगे तो एमटेक मेडिकल डिवाइसेस रायबरेली में आपको क्या है, स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलेगी। एमटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी जो आपको वापस से कहाँ पे रायपुर कोलकाता में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाली। बाकी एमबीए फॉर्म आप कहाँ पे हैदराबाद एंड मोहाली में है, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रही। बट एमबीए में ऐसा है कि जो आपके टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं टॉप 3 उनको स्टाइपेंड मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द हर सेमेस्टर में उनको अपनी रैंक मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है। बाकी जनरल एलिजिबिलिटी वही है, गेट, जीपैट या नेट, कोई भी एक नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। सीजीपी आपका 6.75 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल ईयर, हाँ यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के बारे में ये बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि सर मेरे पे अभी हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया। तो अभी यहाँ पे देखो ऑन और बिफोर 31 जुलाई अगर आपका एग्जाम हो जा रहा है, ठीक है, एग्जाम उससे पहले हो जा रहा है तो आप एप्लीकेबल हो। और उसके अलावा यहाँ पे 15 सितंबर तक आपको जो है वहाँ पे आपको डिग्री देनी पड़ेगी। आपका जो रिजल्ट है 15 सितंबर से पहले आपको नाइपर में सबमिट करना पड़ेगा। ये आप 100 रुपए के एफिडेविट पे बनवा के दे सकते हो। उसके बाद आप 15 सितंबर तक अगर आप सबमिट कर देते हो तो आप इजीली एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, रिजर्वेशन भी आपको पता है जैसे मिलता है वही सारी चीज़ें यहाँ पे। कुछ और हमारे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एंड आपके जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उसके अलावा और जो हमारे पास फॉरेन नेशनल्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, तो जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड डेट्स की, तो अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट जो है वो आपका 16 मई जो है वो लास्ट डेट है। करेक्शन फॉर्म आपका 18 से लेकर 19 तक चलेगा, 2 दिन होगा। देन आपका स्टार्ट एग्जामिनेशन जो आपका हॉल टिकट दैट इज एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 8 तारीख को 8 जून को होगा। और एग्जाम जो होगा आपका 13 जून को एग्जाम होगा। तो अभी इन्होंने रिजल्ट और मेरिट लिस्ट नहीं दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका रिजल्ट है 13 जून को एग्जाम हो रहा था बिफोर 25 मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नाइपर अपना रिजल्ट भी जनरेट कर देगा, बिकॉज वो 10 to 12 डेज में रिजल्ट जनरेट हो जाता है। आफ्टर दैट आपकी जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये फॉर श्योर है, ठीक है। एप्लीकेशन वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो आप लोग देख सकते हो। देन अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हर पिछली बार क्या होता था कि अलग अलग एग्जाम्स होते थे। लाइक अगर मैं बात करूँ तो एमटेक का अलग पेपर होता था, एमएस का अलग पेपर होता था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इन्होंने एक सिंगल पेपर रखा है, एमएस फॉर्म, एम फॉर्म, एमटेक, एमबीए सबके लिए एक सिंगल पेपर है। और उसकी अगर फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 4000 रुपीज़ जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज़ की फॉर्म फीस आपको लगने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको फॉर्म फिलिंग करने से पहले, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन है, तो वो भी आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, सो दैट आप फॉर्म आराम से फिल करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हॉल टिकट की बात हो गई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बात हो गई। वेन्यूज़ की बात करें तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ होने वाला है। सबसे पहले आपका अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़, मोहाली में होने वाला, चेन्नई में, छत्रपति संभाजीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, देन लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, रांची, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा। ये टोटल 21 सेंटर हैं जहाँ पे आपका नाइपर का एग्जाम होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना देख लेना कि आपके घर के सबसे पास कौन सा सेंटर है जहाँ पे आप अपना एग्जाम जाके दे सकते हो, तो वहाँ तक आपको जाने की फैसिलिटीज़ आपको अपने देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग अबाउट द इंटरेस्ट टेस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे इन्होंने एक पैटर्न चेंज किया है, उसके बारे में बात करते हैं। देयर विल बी अ कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर कैंडिडेट्स एमएस, एमफॉर्म, एमटेक, एमबीए, सबके लिए कॉमन पेपर होने वाला है, कॉमन काउंसलिंग होने वाली है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एग्जाम विल बी स्पेसिफाइड इन द हॉल टिकट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ कितने मार्क्स, 200 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए दैट इज 80 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जो इससे पहले आपका 40 होता था, फिर 50 की, पहले 50 होता था, फिर इन्होंने 40 किया, फिर इन्होंने अभी 80 क्वेश्चंस कर दिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी में आपका 120 क्वेश्चन होगा, जो होगा कहाँ पर आपका
120 क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपका नॉन फार्मा का और 80 क्वेश्चन होगा फार्मा का। और यहाँ पे 80 क्वेश्चन फार्मा का किया तो इसीलिए इन्होंने 30 मिनट्स जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा दिया। इससे पहले क्या होता था 120 मिनट्स का पेपर होता था, अभी क्या किया 150 मिनट्स का पेपर यहाँ पे किया, 30 क्वेश्चन अभी 30 मिनट्स बढ़ाए फॉर द 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं। अभी मैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अभी प्रेजेंटेशन में बात भी करेंगे कि कैसे यहाँ पे इसको कैसे अप्रोच करना है नॉन फार्मा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो एकदम पावर पैक वीडियो होने वाली है, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद मार्किंग स्कीम जो है वो सेम है। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 0.125 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आगे हम अगर बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। फॉर द MBA के लिए GD और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। फिर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे फीस जो है वो आपकी अगर हम बात करेंगे तो टोटल अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स की फीस बात करोगे तो फर्स्ट आपकी फीस जो होगी वो आपकी पे करनी होगी कितनी 1,07,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हर सेमेस्टर आपको 54,000, अगर आप SC/ST कैंडिडेट से तो 81,000, हर सेमेस्टर आपके वहाँ पे 28,000। और अगर आप बात करोगे किसके बारे में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स तो उनका अलग चार्जेस है। ठीक है, ये MS फॉर्म MTech के लिए। अगर MBA की हम यही बात कर ले तो MBA की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए वो है 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट हर सेमेस्टर में आपको 1,27,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सेम अगर SC/ST की तो 68 और 15,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा बाकी फॉरेन नेशनल की एडमिशन पॉलिसीज़ हैं वो सारी चीज़ें हैं और क्रेडिट सिस्टम है, हॉस्टल है और बाकी फिर लास्ट में उन्होंने एनेक्सर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली किसके बारे में, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली रिगार्डिंग द जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन थी। अब हम बात करेंगे कि इस पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी नाइपर JEE 2026 के लिए, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके गाइज, तो अभी तक हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो नाइपर JEE के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। अब हम देखेंगे कंप्लीट मास्टर प्लान, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए आपका नाइपर JEE 2026 के लिए, फार्मा नॉन फार्मा कैसे चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देखेंगे बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्या चीज़ें रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस, क्योंकि फार्मा का सिलेबस तो आपको पता ही है, बट फार्मा में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं बट अब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपने GPAT के लिए नहीं पढ़े बट नाइपर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉन फार्मा का सिलेबस, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है नॉन फार्मा के, देन फार्मा वर्सेस नॉन फार्मा में आपको कौन से टॉपिक को कैसे कितना टाइम देना चाहिए, किसको ज़्यादा वेटेज देना है वो बात करेंगे हम, देन रिवीजन कैसे करना इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो अब क्या हो गया, 120 क्वेश्चन फार्मा का हो गया, 80 क्वेश्चन जो है वो हो गया है नॉन फार्मा का। टोटल आपका 200 क्वेश्चन ही है बट टाइम जो पहले था 120 मिनट्स अब वो हो गया है 150 मिनट्स। ठीक है, मतलब 2.5 आवर्स हो गया है। अब पहले क्या होता था, आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलते थे 36 सेकेंड्स, अब ये 36 सेकेंड ना मिलके अब आपको ये बढ़ के मिल रहे हैं 45 सेकेंड। ठीक है, देखो तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आधे घंटे बढ़ाए तो बहुत ज़्यादा टाइम में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, 9 सेकंड का फर्क आ रहा है आपको। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन के 36 सेकंड मिलते थे, अब एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड्स मिलने वाले। ठीक है, बट अभी यहाँ पे जो ये 120 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चन जो टोटल 200 क्वेश्चंस है ना, इसमें से अबाउट 100 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना। देखो अब यहाँ पे जो नाइपर पेपर बनाता है ना, अगर आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको वहाँ पे सबसे पहले एक सेगमेंट रहता है वेरी इजी क्वेश्चन का। ठीक है, एक सेगमेंट जो रहता है वो रहता है वेरी इजी क्वेश्चन का, जो एकदम हल्के क्वेश्चन है। अराउंड 100 में से 200 में से 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे जो बहुत ही इजी आएंगे। नेक्स्ट आएगा जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो अराउंड 40 क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले आपको जो इजी क्वेश्चन रहने वाले। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे देन मीडियम क्वेश्चंस। ठीक है, मीडियम क्वेश्चंस अराउंड 30-35 क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले जो आपको मीडियम क्वेश्चंस है। और हार्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो 20 क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले जो हार्ड क्वेश्चंस रहने वाले। ठीक है, 20 टू 25 क्वेश्चंस आपको हार्ड क्वेश्चंस रहने वाले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको लगेगा यार इतना ईजी पेपर, बिल्कुल हाँ इतना ईजी पेपर है, बट फिर भी लोगों के मार्क्स क्यों नहीं बनते हैं पता है क्यों? क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया ना 45 सेकेंड्स, जब टाइम का बाउंडेशन होती है ना, जब टाइम की लिमिटेशन होती है ना, तो ये जो ईजी और मीडियम वाले क्वेश्चन भी होते हैं ना, ये भी हार्ड की कैटेगरी में चले जाते हैं अपने आप। तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग ओपन करके टाइम की बाउंडेशन को सोचते हुए बिना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए आपको लगेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, अगर मेरा रैंक अंडर 100 रैंक है, मुझे अंडर 500 रैंक लानी है, अंडर 1000 रैंक लानी है, तो मेरे को कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो GPAT में आपको पता था 50,000 बच्चे भर रहे हैं वहाँ पे, और
उसमें से अराउंड कुछ ही क्वालिफाई होने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सारे जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं। अराउंड 4000 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे, ये सारे के सारे जीपैट क्वालिफाइड है। मतलब यहाँ पे जो आपका कंपटीशन होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। जीपैट के जैसा नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए आप यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी उस लेवल की एकदम हाई प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपको कि आपको कितने रैंक टारगेट करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होगा, तो अगर आपको अंडर 100 रैंक चाहिए, ठीक है, अगर आपको अंडर 100 जिसका टारगेट है, ठीक है, उसको अराउंड आपको 70 मार्क्स के अराउंड लाना पड़ेगा, ठीक है। आप 70 मार्क्स के अराउंड लाओगे, आप अंडर 100 में जाओगे, ठीक है। देन अगर हम 500 की बात करें, अंडर 500 की अगर आप बात करोगे, तो देन आप 60 मार्क्स के अंदर आपको लाना पड़ेगा, देन 500 पे जाओगे। 700 रैंक की अगर हम बात करें, अंडर 700 तो 55 मार्क्स, और अगर अंडर 1000 की बात करेंगे तो अराउंड 50 प्लस मार्क्स आप रहोगे, तो अंडर 1000 में जाओगे। बट अंडर 1000 अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो अंडर 1000 में आपका कुछ नहीं होने वाला है। देखो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अंडर 1000 में आपको कुछ नहीं होने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर टॉप 3 नाइपर में आप टारगेट करने वाले, तो अंडर 500 में भी आपके चांसेस मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अंडर 100 और अंडर 200 अगर आप आ रहे हो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, तो आपको बेस्ट चांस है कि आप टॉप 3 नाइपर्स में आपको ब्रांचेस मिलेंगी, अच्छी ब्रांचेस मिलेंगी। अदरवाइज अगर आप अंडर 500 में आते हो, तो देन आपको लोअर नाइपर्स के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस टारगेट को अपने आप माइंड में बना लो, अंडर 100 70 या उससे ऊपर मार्क्स लेके आओगे, अंडर 100 50 में 60 प्लस मार्क्स लेके आपको आना पड़ेगा, ठीक है। ये हर ईयर के एक पैटर्न के बेसिस पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन फार्मा के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो परेशान है ना इस बार, नॉन फार्मा क्या होगा कैसे होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉन फार्मा में जो 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका मेन जो है ना वो 4 पिलर्स, यही 4 पिलर्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एंड वर्बल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे हम एक ये लेके चल सकते हैं कि अराउंड आपको देखोगे तो 20 क्वेश्चंस आपको ईच सेगमेंट से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो ईच सेगमेंट से, अराउंड 80 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 20 ईच सेगमेंट से देखने को मिल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हर सेगमेंट से ऊपर नीचे कभी कभी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो अभी मैं आपको इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के भी, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के भी, रीजनिंग के भी और वर्बल एप्टीट्यूड्स के भी। और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपके कितने क्वेश्चन करने हैं, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के आप 10 to 20 क्वेश्चन कर लो, काम खत्म। ज़्यादा नहीं, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के 10 to 20 क्वेश्चन खत्म, इतने में आप काम कर ले जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर लें, तो इसमें सबसे पहले आती है यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स। अभी रिसेंटली जो भी यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव की गई है ड्रग, किसके लिए अप्रूव की गई है, वो सारी चीज़ें, पेटेंट अगर किसी ड्रग का हुआ है तो उसके बारे में पता कर लो आप। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, अभी रिसेंटली जो भी अवार्ड्स एंड प्राइजेस मिले हैं रिगार्डिंग, जैसे अभी नोबेल प्राइज को मिला है मेडिसिन में, और किसमें जो अवार्ड एंड प्राइजेस मिले। फार्मा कंपनीज, अभी नई जो फार्मा कंपनीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रांड नेम्स, ड्रग्स के जो ब्रांड नेम्स हैं उनके बारे में। एब्रीवेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म, एसओएस का फुल फॉर्म क्या है, और बाकी जितने भी एब्रीवेशन है, यूएसएफडीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, सीडीएससीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, आईएनडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एएनडीए का फुल फॉर्म क्या हो गया। तो ये सारे एब्रीवेशन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। देन नेशनल लेबोरेटरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने इसके बारे में, इसके पीवाईक्यूज और सब कुछ कराए हैं, वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आप देख लेना। रेगुलेटरी एजेंसीज भी इंपॉर्टेंट है, लाइक इंडिया की आपकी सीडीएससीओ हो गई, यूएस की यूएसएफडीए हो गई, कनाडा का हेल्थ कनाडा हो गया। तो ऐसे हर कंट्री की रेगुलेटरी एजेंसी से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन क्या डिस्कवरी करी थी, इसका भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको भी जाके एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारे डेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जीके एंड करंट अफेयर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स है जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको वहां पे को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, अब जनरल एप्टीट्यूड का जो है यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में क्या, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन मत सॉल्व करने जाना जो बहुत ही लेंदी हो, 2-3 मिनट ले रहे हैं, नहीं, क्योंकि नाइपर को पता है वो 45 सेकंड दे रहा है, तो वो उतने लंबे क्वेश्चन नहीं देगा। बस आपको क्या करना है, परसेंटेज है, आपके सारे फॉर्मूलेज जो हैं जिससे आपके कैलकुलेट हो सकते हैं वो याद रखो। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से, एज में जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर सीरीज से, अलजेब्रा से देखने को मिल सकता है। फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली फॉर्मूला याद कर लोगे काम हो जाएगा। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम फॉर्मूला एंड इनके बीच का कोरिलेशन। तो मैंने यही बोला कि अगर आप इन सभी से अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, 10 क्वेश्चन इज लाइक 10 क्वेश्चन परसेंटेज से, 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, प्रॉब्लम एंड ट्रेन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट अगर हम आगे
बात करते हैं, बहुत डिटेल वाले क्वेश्चन मत सॉल्व करना, बहुत लंबे क्वेश्चन मत सॉल्व करना, परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपकी एनालॉजी हो जाएगी, क्लासिफिकेशन लाइक ऑड वर्ड सिलेक्शन, वहाँ पे अलग अलग वर्ड्स का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग लाइक अल्फाबेट को नंबर के फॉर्म में कोड कर दिया, नंबर को अल्फाबेट के फॉर्म में कोड कर दिया, फिर पूछा, ब्लड रिलेशन इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और सिनोनिम एंटोनिम इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्बल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो वर्बल एप्टीट्यूड में वही आपका सिनोनिम एंटोनिम आ गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, नाउन प्रोनाउन स्पेलिंग एरर्स, इन सब से आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको नॉन फार्मा के लिए पढ़ना है। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने नॉन फार्मा के लिए जो प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आपको चाहिए नाइपर के लिए, नॉन फार्मा के लिए आप ग्रो फार्मा से क्या चीज़ें वो करना चाहते हो। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो। पहला तो नॉन फार्मा में मैंने सोचा कि जैसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइक आपका ब्लड रिलेशंस हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करा दूं, उसके बाद इनके पीवाईक्यूज करा दूं। ठीक है, एक तो ये हो गया। फार्मा के लिए आप क्या चाहते हो कि मैं ओनली पीवाईक्यू कराऊं या एक वन शॉट टाइप का लेक्चर डिजाइन करूं, ओनली पीवाईक्यू या वन शॉट लेक्चर डिजाइन करूं। लाइक सपोज हमने जनरल फार्माकोलॉजी करी, जिसमें वन शॉट में मैंने क्या करूंगा, पहले थ्योरी कर लेंगे, देन आफ्टर थ्योरी हम क्या कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे। तो दो चीजें हो जाएंगी, थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, पीवाईक्यू भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि ओनली पीवाईक्यू कराना है या वन शॉट कराना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना, नॉन फार्मा के लिए भी और फार्मा के लिए भी, कि ओनली पीवाईक्यू और वन शॉट। ठीक है, तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम बात करते हैं कि हमारा फार्मा में पोर्शन में ऐसे क्या चीजें हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा बट अब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो है सबसे पहले अभी तक बायोटेक आपने बेसिक पढ़ा होगा बट थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है आपका एमबीए के लिए भी हो रहा है, फार्मा एमबीए के लिए, तो मैनेजमेंट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन बायोस्टैट्स, ठीक है, बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देन रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर्स में जैसे मैंने अभी बताया ना कि रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, इसके अलावा आईसीएच गाइडलाइंस हो गई, और भी ऐसे कि जो फाइलिंग्स हो गई, फुल फॉर्म हो गया, लाइक आईएनडी का फाइल करते हैं, एनडीए का फाइल करते हैं, एएनडीए का फाइल करते हैं, तो ये सारी फाइलिंग्स हो गई, इन सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको लेक्चर्स या शॉर्ट वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ये भी चीज़ें आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट अगर किसी को होता है, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में अभी भी बची रह जाती है इस कंप्लीट मास्टर प्लान से रिलेटेड, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से पर्सनल मैसेजेस करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अभी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और इनोवेटिव कंटेंट्स डाल रहे हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट से कर सकते हो, और अगर आपको अपना नाइपर का जो सेशन है वो प्लान करने में दिक्कत हो रहा है, कैसे रिवीजन प्लान करें, कैसे क्या करें, तो आप 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस मेरे से बुक कर सकते हो एक नॉमिनल सी फी के साथ, सो दैट कि उसमें हम कंप्लीट प्लानिंग कर देंगे आपका, कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किसको कितना रिवाइज करना है, क्या करना है। जब तक नाइपर का एग्जाम नहीं हो जाता, अंटिल काउंसलिंग आपका ये जो सेशन रहेगा वो वैलिड रहेगा, तो आप तब तक मेरे से अनलिमिटेड टाइम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट से जाकर बुकिंग कर सकते हो या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट आपके लिए अपकमिंग सीरीज प्लान करने में मेरे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।